नेशनल हेराल्ड और पिछले दिनों ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी राउज एवेन्यू कोर्ट में। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, सैम पित्रोदा सब हैं उसमें, नामजद हैं। थोड़ा सा मामला समझाइए क्योंकि बड़ा रोचक है जी। मैंने कहा था वन ट्रिक वंडर लेग में से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो मैंने कहा कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। हमने सिर्फ 7 ही गिने थे, ये 8वां अजूबा है। कानूनी रूप से तो हास्यास्पद है। अगर ये इतना बड़ा राजनीतिक प्रतिशोध नहीं होता तो बड़े मजाक का एक स्टैंड अप कॉमेडी बन सकती है इसमें। मैं सरल रूप से बताऊंगा। देखिए, कुछ हद तक तो बोलना पड़ता है कानून की, लेकिन जितना सरल हो सकता उतना बताऊंगा मैं। आप अगर खुद ही नहीं इसमें हंसे और मजाक नहीं समझे तो देखिए क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी चीज है जिसमें मूलतः 3 तथ्य होते हैं। एक होता है एक प्रेडिकेट ऑफेंस, एक मूल ऑफेंस। मैंने आपका खून किया, वो एक मूल ऑफेंस है। मैंने आपको चीट किया, वो दूसरा ऑफेंस है। मैंने किसी को किडनैप किया, यह है प्रेडिकेट ऑफेंस, कानूनी लोग कहते हैं, जिसको मूल ऑफेंस कहते हैं। इसके हुए बिना कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगले 2 जो तथ्य हैं वो इससे लिंक्ड हैं। दूसरा है कि इस प्रेडिकेट ऑफेंस के आधार पर पीओसी हो। पीओसी को कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी उस प्रेडिकेट ऑफेंस से फ्लो करती हुई प्रोसीड ऑफ क्राइम होनी चाहिए। प्रेडिकेट ऑफेंस अगर उस शेड्यूल में नहीं है तो प्रेडिकेट ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं है। लिस्ट होता है, उस लिस्ट में अगर आपने किसी को चमाटा मारा है तो वो भी ऑफेंस है, लेकिन वो मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस नहीं बनेगा। वो चमाटा मारना मनी लॉन्ड्रिंग के शेड्यूल में नहीं है। लेकिन किसी का खून किया है तो मर्डर है उसमें। इम्पोर्टेंट एलिमेंट इज मनी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। नहीं, वो बाद में आएगा। तो पहला तो हुआ प्रेडिकेट ऑफेंस जी। दूसरा हुआ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम फ्लोइंग फ्रॉम दैट, वहां से निकलता हुआ, वहां से संबंधित, वहां से कनेक्टेड। और तीसरा वो भी पूरा नहीं है मनी, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का इस्तेमाल, उसको परिवर्तित करना को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तकनीकी इतना तकनीकी नहीं होना चाहता इसमें। तकनीकी रूप से अगर मैं किसी का खून करके रुपए लेके अपने पलंग के नीचे रख लूं तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है वो, क्योंकि मैंने प्रेडिकेट ऑफेंस किया, प्रोसीजर ऑफ क्राइम भी ली, लेकिन उसको परिवर्तित नहीं किया। परिवर्तित कहते हैं कि ब्लैक को व्हाइट करना, मनी को परिवर्तित, उससे घर खरीद लेना, उससे कुछ करना, उसका कैरेक्टर बदलना। अब इसको छोड़िए आप, ये अजूबा क्यों है और ये समझना जरूरी है आपके दर्शकों को। ये है एक कंपनी एजेएल, और उसकी 100 प्रॉपर्टीज मान ली, 10 प्रॉपर्टी मान ली भारतवर्ष में सब जगह, इसके नीचे। और ये है एक और कंपनी यंग इंडिया, ठीक है। अब कई दशकों से, 50 दशकों, 6 दशकों से, या पहले भी इससे, अब तो उसका शताब्दी बनने वाली है एजेएल की। ये कंपनी नेशनल हेरल्ड चलाती थी। नेशनल हेरल्ड आदर्शों के आधार पे, कांग्रेस के आदर्शों के आधार पे, नेहरू, गांधी जी उनके अभियानों को करती थी। एक स्वतंत्रता संग्राम का एक द्योतक था, एक मशाल थी, इत्यादि इत्यादि, वो चल रही थी। लेकिन जैसा आप जानते हैं कई आदर्शवादी प्रोजेक्ट्स असफल होते हैं आर्थिक रूप से, ज्यादातर ऐसे ही होता है जी, बिल्कुल। तो जैसे जैसे टाइम निकला, हर 10 दिन, हर 2 महीने, 6 महीने, 8-10 महीने में कांग्रेस पार्टी उसको एडहॉक लोन दिया करती थी। 70 वर्ष से चलाना था, सरवाइव करना था। वो लोन होते होते कांग्रेस पार्टी के लोन अपनी एक शाखा को एक प्रकार से उज्जवल रखने के लिए 90 करोड़ हो गए 70-80 साल में। तो यानी देनदार हो गया कांग्रेस और लेनदार हो गई एजेएल। अब ये निर्णय हुआ कि वापस इसको पुनर्निर्माण करना है। जब कोई बहुत डेट होती है, डेट रिडन, उसको डेट फ्री करना है। डेट फ्री करने की कार्रवाई पूरे देश में आज हर कंपनी करती है। बिल्कुल। आईबीसी का उदाहरण लीजिए। आईबीसी में 80% डेट को किसी और कंपनी को असाइन कर दिया जाता है। 20 रुपए में, 100 रुपए के ऋण को 20 रुपए लेकर असाइन किया जाता है। अब इसमें तो तीनों लोग अंदर के हैं। एजेएल जिसके 20-25 शेयर होल्डर हैं, जिसने किसी ने कंप्लेंट नहीं की, उसकी प्रॉपर्टीज वैसी की वैसी हैं। प्रॉपर्टी मान लीजिए सब टेबल में पड़ी, यहां पर उसकी प्रॉपर्टी है। ये 90 करोड़ असाइन हुआ कांग्रेस पार्टी द्वारा 50 लाख रुपए में। एक कंपनी का नाम है यंग इंडियन। इस पे अब कांग्रेस सबसे बड़ी मूर्ख होगी अगर वो असाइनमेंट करके मनी लॉन्ड्रिंग चाहती थी, क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी क्या है, ये है, सॉरी, यंग इंडियन क्या है, ये सेक्शन 8 कंपनी है, जिसको पहले सेक्शन 25 कंपनी कहा जाता था। जी जी। 8 कंपनी में बड़ी विचित्र बात है कि कानूनी रूप से पर से प्रतिबंधित है। ये नहीं कि इंडिविजुअल केस में एग्जेप्शन हो सकता है। पर से आप बनाते 8 नंबर की कंपनी इसीलिए है कि आप एक पैसा डिविडेंड नहीं ले सकते। 5 रुपए से लेके 5,000 करोड़ तक अगर आएगा तो 1 पैसा डिविडेंड नहीं हो सकता। दूसरा, कोई उसमें प्रॉफिट, कमर्शियल वेंचर नहीं हो सकता, कोई लिस्टिंग, डीलिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज नहीं हो सकता, कोई व्यापार नहीं हो सकता, उसका एसेट भी डाइल्यूट नहीं हो सकता।
वो जैसी की तैसी है वैसी रहेगी, क्योंकि चैरिटेबल कंपनी होती है ये। और उसके बैठने के लिए सिटिंग फी नहीं मिलती है गणमान्य व्यक्तियों को, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं मिलता है, चाय मिलती होगी जरूर। अब उसके मेंबरान थे माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी हैं, मोतीलाल जी थे, ऑस्कर फर्नांडिस थे, सैम पिट्रोडा हैं। खैर, अब सुनिए इसकी मजे की बात। ये आईजेएल है, इसकी जितनी प्रॉपर्टीज मेरी टेबल में पड़ी ऐसी की ऐसी हैं। चूंकि ये डेट ट्रांसफर हुआ, इसको अब डेट फ्री बनाना है, तो पूरे 90 करोड़ की ल्यू में, उसकी एवज में इस कंपनी एजेएल ने शेयर इशू किए, जिससे यंग इंडिया बन गई 99% शेयर होल्डर ऑफ दिस। नो डाउट बनेगी वो, क्योंकि कन्वर्जन क्या, ये ऋण मुक्त करने के लिए ऋण को हिस्सेदारी में बदलना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्टिंग डेट इनटू इक्विटी। ये सैकड़ों कंपनी दिन प्रतिदिन हिंदुस्तान में करती है, मैं वकील हूं, एवरी डे आई डू दिस केस। अब इसमें, इस प्रोसेस में 3 बातें मुख्य हैं। ए, जो 100 प्रॉपर्टी हैं या 10 प्रॉपर्टी हैं एजेएल की, कानपुर में, लखनऊ में, कहीं भी, पटना में, एक प्रॉपर्टी अचल संपत्ति 1 मिलीमीटर मूव नहीं की है, एजेएल की है। नेशनल हेल्थ ब्रांड एजेएल चलाता है। नंबर 2, एक पैसा मूव नहीं किया है एजेएल का। नंबर 3, शेयर होल्डिंग में बैठे हैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, खुद एजेएल के नहीं, यंग इंडिया के। नंबर 4, यंग इंडिया ने कोई व्यापार खरीद फरोख्त एजेएल प्रॉपर्टी की नहीं की है, कुछ भी नहीं। और नंबर 5, एजेएल के जितने शेयर होल्डर हैं प्लस देश के 1.25 करोड़ 150 करोड़ जो लोग हैं, किसी ने ये नहीं कहा है एजेएल के बारे में कि चीटिंग, मैं चीट हो गया हूं, प्रशांत इज चीटेड बाय एजेएल। इन 5 में मनी लॉन्ड्रिंग कौन सा प्रेडिकेट ऑफेंस, मैं तो शुरू में जाता हूं, फॉरगेट मनी लॉन्ड्रिंग, प्रेडिकेट ऑफेंस कौन सा है? ऋण मुक्त कंपनी बना प्रेडिकेट ऑफेंस है कौन से कानून में? मैं मानता हूं गलती की, इनकम टैक्स का कुछ हुआ इशू, इनकम टैक्स इज नॉट अ शेड्यूल्ड ऑफेंस, आप करिए इनकम टैक्स का प्रोसीडिंग। क्राइम कौन सा है? क्राइम है तो रुपया कौन सा मूव हुआ, रुपया मूव हुआ तो उसको परिवर्तित किसने किया? तो ये एक अजूबा है, इसका एक ही उद्देश्य है, पॉट को बॉइलिंग रखो, सुर्खियों में रहो, किसी भी विपक्ष को, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, आर्थिक रूप से उसको क्रिपल करो, उसको पंगु बनाओ। मेरे 2 सवाल हैं। हाँ। एक तो पॉलिटिकल, लेकिन पहला सवाल जरा मैं क्लैरिटी चाहता हूं कि ये पूरा जो फसाद है, इसके कंप्लेनेंट सुब्रमण्यम स्वामी है, ये भी बड़ा रोचक है। अब सरकार नहीं है, सीबीआई नहीं है, ईडी नहीं है, नहीं, इसका बड़ा रोचक प्रसंग है। अच्छा, अब कंप्लेनेंट सुब्रमण्यम स्वामी एक प्राइवेट इंडिविजुअल, सिंपैथाइजर ऑफ बीजेपी, मेंबर ऑफ बीजेपी, व्हाटएवर आप उनको आप समझ लें। दूसरी चीज मैं समझना चाहता हूँ, क्या नेशनल एक्सचेकर से 1 रुपया भी कहीं गया है, गबन हुआ है? ये मैंने कहा ना आपको, ये वन ट्रिक वंडर है, 7वां नहीं 8वां अजूबा है। इसकी 2-3 तथ्य मैंने आपको उस प्रसंग में नहीं बोले, अभी आपके प्रश्न के संदर्भ रखते हैं। इतने वर्षों तक, जब तक सुब्रमण्यम स्वामी ने प्राइवेट कंप्लेंट नहीं की, प्राइवेट कंप्लेंट, निजी कंप्लेंट, सरकार के पास यही तथ्य थे, कोई भी उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का केस शुरू नहीं किया। मैं 2014 से, ये शायद हुआ है शुरू 2018 या 19 को, याद नहीं मेरे को, सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कोई कंप्लेंट नहीं किया, क्योंकि ईडी को निर्भर नहीं होना पड़ता है सुब्रमण्यम स्वामी में, कभी भी कर सकती थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्राइवेट कंप्लेंट की, उस प्राइवेट कंप्लेंट के वक्त इंसिडेंटली ईडी ने भी इसका ध्यान दिया और फाइल पे क्लोज कर दिया ये केस इंटरनली 2016 में। उस वक्त आपको याद होगा कि एक ईडी महर्षि बदले गए, ट्रांसफर हो गया था उनका। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्राइवेट कंप्लेंट की, उस प्राइवेट कंप्लेंट को कुछ ही वर्षों में खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने चुनौती दी हाईकोर्ट में और स्टे पड़ी है। वो सुब्रमण्यम स्वामी याचक हैं, कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने खुद किसी प्रोसीजरल टेक्निकल पॉइंट पे अपील की हाईकोर्ट को, और वो ट्रायल स्टेड है उनकी याचिका पे, हमारी याचिका पे नहीं। तो एक तरफ ये बंद पड़ा है, वहां पर वो फाइल पे क्लोज हो गया केस। कई वर्षों बाद 18 को, या मेरे को तिथि याद नहीं है, वो ट्रांसफर हो गए महाशय, उसके बाद नए महाशयों के अंतर्गत ये खुला केस, इस बार ईडी ने खोला केस, अरे मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, और कोई कंप्लेनेंट नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी भी नहीं कहता ये कि मेरे को चीट किया। 420 होता है, अगर मैं, उसके 3 इंग्रीडियंट्स होते हैं कि मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन दूं, जो रिप्रेजेंटेशन आपसे कुछ निकालने के लिए उद्देश्य से हो और वो फॉल्स हो, ये 3 चीजें होती हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी भी नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में वो स्टे खुद ने करवा रखा है, वो तो आगे नहीं जा रहे हैं।
ईडी आज बहुत आगे पहुंच गई। तो आइडिया है कि पंगु बनाओ, आर्थिक रूप से विपक्ष है, विपक्ष को तंग करते रहो, लटका के इसमें रखो। पॉलिटिकल सवाल एक आता है कि 2022 में पूछताछ हुई 55 घंटे राहुल गांधी की, और 10 घंटे सोनिया गांधी की, 9 घंटे सोनिया गांधी, 8-9 घंटे सोनिया गांधी की, 2022 में। आप इतने सीनियर लॉयर हैं, तो 2022 से लेकर और जो सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेंट है, 2025 लग गया चार्जशीट करने में। तो क्या ये गुजरात में जब राहुल गांधी एक्टिव होते हैं या ये आप सही कह रहे हैं, इनका पूरा उद्देश्य है कैलिब्रेशन एंड मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ये गेम पूरा कोऑर्डिनेशन का होता है। समय सीमा जो अंदर स्टैच्यूट में होती है उसकी अंतिम तारीख तक तो फाइल करना ही पड़ता है। शायद आपको मालूम नहीं कि 1 वर्ष की समय सीमा मिलती है, वो जो अटैचमेंट वगैरह होता है उसके बाद चार्जशीट फाइल करने की। वो 1 वर्ष का समय एक्सपायर हो रहा था 9 अप्रैल को। तो ये एक्चुअल फाइल हुई थी 9 अप्रैल को, सुर्खियों में आई 11 को जब ईडी ने लीक किया इसको। अब आपने इंटेरोगेशन तब कर लिया था 2-3 साल पहले, लेकिन ये सूट करता है कि जब भी कोई मुद्दा हो, जैसे आपको पता है जिस दिन ये वक्फ लाया गया उस दिन क्या हुआ था टैरिफ को, ट्रंप वाले टैरिफ को जी। तो कभी भी डाइवर्ट करना हो तो एक मुद्दा मिल जाता है, बड़ा कन्वीनियंट मुद्दा है। अब एक प्रक्रिया है कानून की, कुछ कर तो कोई सकता नहीं है। एक तारीख मिलती है, आखिरी 9 अप्रैल तक आपको फाइल करना, आपने फाइल करके फिर लीक करना शुरू कर दिया। अभी कोई एक और आएगा डेट जब चार्जेस फ्रेम होंगे, 25 को है, नहीं वो उस दिन शायद ना हो, बट मतलब होगा एक प्रक्रिया, तो उसको फिर सुर्खियों में ले आएंगे किसी डेट के साथ। तो ये तो एक इसको कहते हैं डाइवर्ट डाइग्रेस वाला जो प्रैक्टिस है, तो बहुत पुरानी है। इसमें कुछ अब लोग तो इससे सब आम आदमी इनके समर्थक भी समझते हैं कि क्या हो रहा है। एक चर्चा चल रही है पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कि सरकार मतलब मोदी अमित शाह राहुल गांधी की गिरफ्तारी को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इससे नफा नुकसान पॉलिटिकली क्या होगा। क्या ऐसी कोई संभावना आप देखते हैं? देखिए, मैं तो उनकी क्या मंशा, क्या उनकी मानसिकता है और क्या सोच है उसके बारे में इनकॉम्पिटेंट हूँ टिप्पणी करने के लिए। लेकिन आप सोचिए, जिस मामले में 2016 में आपने फाइल क्लोज की, आपने की, मैंने नहीं करवाई कोर्ट से। 2018 के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने शुरू करके स्टे करवा दिया। 2022 में 55 घंटे इंटरोगेट कर लिया और 25 तक अरेस्ट नहीं किया। तो आप बताइए, अरेस्ट मैलाफिडे है कि नहीं है? नंबर 2, मैं समझता हूं, मैं कहना नहीं चाहता ये कि राजनीतिक रूप से वो चाहते होते तो बहुत पहले कर लिया होता, और इसका राजनीतिक फायदा या नुकसान वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता। जिस आदमी को 55 घंटे आपने इंटरव्यू किया 2022 में, उसको अगर आप चार्जशीट फाइल करने के बाद, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चार्जशीट फाइल करने के बाद अरेस्ट कोई औचित्य बहुत कम हो जाता है, क्योंकि चार्जशीट का मतलब होता है सब उसके तथ्य फ्रोजन है। आपको क्यों अरेस्ट चाहिए मेरे से? कुछ तथ्य मालूम करने के लिए ना जी। तो तो आपने इतने साल तक तो किया नहीं, अब आप करेंगे तो मतलब मजा क्या होगा। लेकिन ये सरकार कुछ भी कर सकती है, मैं इसके बारे में कोई किसी चीज़ में मैं सर्टेनिटी से नहीं कह सकता। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चार्जशीट हो चुकी है, उसके बाद क्या है? इसके बाद क्या पूछताछ करेंगे, क्योंकि केसेस तो अब तो उस पर बहस होगी।